नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इससे पहले हम अनुसूचियां, संविधान के सभी इंपॉर्टेंट भाग और संविधान के सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हमारी जो नॉलेज है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसको चेक करने का समय आ गया है। तो हम एमसीक्यू करेंगे। टोटल 90 क्वेश्चंस हैं और जिसमें से 30 क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे, बाकी 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में करेंगे। और संविधान शिक्षा सीरीज के अंतर्गत पहले हमने अनुसूचियां पढ़ाई थी, अभी हमने आपको अनुच्छेद पढ़ाए हैं और इससे पहले हमने आपको संविधान के सभी इंपॉर्टेंट भागों के बारे में बताया है। तो बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। चलिए, पहला जो सवाल है वो हमसे पूछ रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7वीं अनुसूची इसका सही उत्तर होगा। और यह जो प्रावधान है, हमने कौन से देश से प्रेरित हैं, किस देश से प्रेरणा पाकर हमने ये संविधान अपने संविधान में ये ऐड किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये इसका इसका सही उत्तर होगा 7वीं अनुसूची। यहां पर आप सी कर लीजिए, सी सही उत्तर होगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। और यहां पर हमने जितनी भी अनुसूचियां यहां पूछी गई हैं उससे रिलेटेड आपको बता भी दिया है। 10वीं में आपको एंटी डिफेकेशन लॉ के बारे में बताया गया है, मतलब दल बदल प्रणाली के बारे में। 7वीं अनुसूची आपकी संघ सूची, भारतीय सूची और समवर्ती सूची के बारे में होगी। 8वीं अनुसूची आपकी राजभाषा के बारे में हो गई, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 12वीं अनुसूची आपकी हो गई नगर पालिकाओं के बारे में, यानी शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। और अगर 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो वो आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम उससे रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायतों से रिलेटेड है, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिका या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन के द्वारा से प्रेरित है। और भारतीय संविधान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची इसका सही उत्तर है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, सही उत्तर इसका होगा सी। चौथी अनुसूची आपको पता ही है कि किससे रिलेटेड है, राज्यसभा में स्थानों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में आपको मिलेगा क्या? तीसरी अनुसूची में आपको शपथ और प्रतिज्ञान मिल जाएंगे। 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाएं मिल जाएंगी। 5वीं अनुसूची में आपको ट्राइबल जो एरिया है उनके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, और उसके बाद 71वें संविधान के द्वारा क्या जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली जोड़ी गई। और 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है बच्चों, तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। आपको इसको ट्रिक याद करना है तो क्या, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जोड़ी गई, और 21 प्लस 71वें को जोड़ते हैं तो आपका क्या बन जाता है? 90 सेकंड बढ़ जाता है। तो 21, 71, 90 सेकंड, इससे आपको याद हो जाएगा। और सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, और उसके बाद BDMS। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 14 प्लस 8 हो गई, 22 भाषाएं हो गई आपकी। ठीक है बच्चों, सी 8वां इसका सही उत्तर है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? कितने भागों में किया गया है? 22 भागों में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। तो बच्चों, अभी 450 से ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन अगर नंबरिंग की बात की जाए तो वो 395 तक ही जाती है। ऐसे ही 25 भाग हो गए हैं, लेकिन अगर नंबरिंग की बात की जाए तो वो 22वें तक ही जाती है। जैसे कि 7वां भाग जो है
उसको माइनस किया गया, उसके बाद जोड़ा क्या गया, 14 का जोड़ा गया, 51 का जोड़ा गया, 43 ख जोड़ा गया और 43 का जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आपके जो, हाँ 9 का ले लीजिए, 9 का जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आपके कितने हो गए, 4 जुड़ गए हैं, एक कम हो गया। 22 में से एक जुड़ा 21 हो गए, 22 में से एक माइनस हुआ 21 हो गए, 21 में 4 जुड़ गए 25 हो गए। तो टोटल 25 भाग हैं। लेकिन अगर नंबरिंग की बात की जाए तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में डैश भाग हैं और डैश अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियां कितनी हो गई, 12 हो गई। भाग कितने हो गए, अभी 25 लगा लीजिए। जहां 25 पूछा हो, जहां मतलब 25 दिया हुआ 25 को मानना है, नहीं तो 22 को मानना है। देखिए यहां पर 22 12, ठीक है, 22 12 सही उत्तर लग रहा है। तो इधर आप ना 22 को मानिए अभी, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। क्यों ऑप्शन में दिया हुआ है, आप सभी को पता है कि अनुसूचियां तो हमारी 12 ही हैं, ठीक है। और अनुसूचियां 12 कहां दी गई हैं, पहले ऑप्शन में दी गई हैं। और 22 भाग दे रखे हैं, 22 भागों में विभाजित है। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका, ए सही हो गया। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया, जिसमें वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई। हालांकि अभी भी कुल भाग 22 ही हैं, किंतु जब उपभागों को जोड़ा जाता है तो कितने हो जाते हैं, 25 भाग हो जाते हैं। यही एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दी थी। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ डैश अनुच्छेद हैं। तो डैश अनुच्छेद कितने हैं, यहां आप बी मान लीजिए, क्योंकि उस समय तक 448 थे। आज की डेट में अगर देखेंगे तो 464 प्लस अनुच्छेद हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये तब की बात बताई गई है जब ये अप्रैल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों में के रूप में दर्शाया गया है। तो कितनी सूचियां हो गई, एक तो राज्य की हो गई, एक केंद्र की हो गई और एक समवर्ती हो गई, जिसमें दोनों के लिए अधिकार हैं, ठीक है। तो कितनी हो गई, 3 हो गई। सही उत्तर क्या है, सी हो गई। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। प्रथम सूची क्या है, संघ सूची हो गई, दूसरी हो गई राज्य सूची हो गई और तीसरी क्या हो गई, समवर्ती सूची हो गई, ठीक है बच्चों। इनमें क्या विषय है वो याद करने का इतना विषय नहीं है, आप इसको बुक से भी याद कर सकते हैं। और जो ये पीडीएफ हम आपको भेजेंगे इसमें भी हमने दे रखा है। अनुच्छेद 279 अ, 279 आ कह लीजिए या का कह लीजिए या ए कह लीजिए, इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, तो ये है जीएसटी काउंसिल से, वस्तु एवं कर परिषद। तो जीएसटी काउंसिल क्या हो गई, वस्तु एवं कर परिषद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 क या ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें वस्तु सेवा कर परिषद की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी हैं। इसका गठन कब हुआ, 101वें संविधान 101st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रत्यक्ष भूमिका है, मौलिक अधिकार नहीं, भारत का संसदीय स्वरूप सही, शक्तियों का प्रतिकरण गलत, धर्मनिरपेक्षता गलत। तो ठीक है, धर्म के आधार पर नहीं मिला है हमें जो सफरेज है, और जो शक्तियों के प्रतिकरण के आधार पर भी नहीं मिला है। हमें क्यों मिला है कि भारत की जो संसदीय स्वरूप की वजह से मिला है। और संसद में जो लोग सिलेक्ट होकर जाते हैं, निर्वाचित होकर जाते हैं, सिलेक्ट मैंने गलत कहा, इलेक्ट होकर जाते हैं, वो संसद का भाग होते हैं। तो इसीलिए इलेक्शन, ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है, इलेक्शन। और इलेक्शन का प्रोसेस कौन है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप हैं इलेक्शन के। हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हम चुनते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप के, हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चुनते तो हम डायरेक्ट हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सरकार के संसदीय स्वरूप के कारण भारत की जनता की
अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है। प्रतिनिधि मूलक मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, मतलब हमारे द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाएगा, जैसे स्विट्जरलैंड में है, वहां पे डायरेक्ट जनता के द्वारा ही काम होते हैं। यहां पर क्या है, हमारे चुने गए प्रतिनिधि काम करते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाई गई है। शक्तियों का पृथक्करण संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं। 30 जून 2024 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं बच्चों। अगर यहां पर 30 जून की जगह 31 जनवरी 2025 भी लिख दिया जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर 12 ही अनुसूचियां हैं। ऐसा कोई संविधान संशोधन उसके बाद नहीं हुआ है 1992 के बाद कि कोई नई अनुसूची जोड़ी गई हो। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वे जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों का निर्धारण करें, उसकी सूची में शामिल करें। अन्य जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी हम बता देते हैं। ये निर्वाह मजदूरी के बारे में है। अनुच्छेद 200 जो है ये बिल जो विधेयक होते हैं राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने के संबंध में है, और ये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। उसके बाद संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में, सूची 2 कौन सी हो गई? राज्य की हो गई, ठीक है। पहली कौन सी हो गई? संघ की हो गई, ठीक है। तीसरी कौन सी हो गई? समवर्ती हो गई। तो 2 का मतलब हो गया राज्य में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? मैंने आपको बताया था बच्चों कि आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा चाहे तो राज्य की सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है, बशर्ते वो विशेष बहुमत से एक जो प्रस्ताव है वो पारित करेंगे। ऐसा ही 312 में भी है। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को शक्ति है। 312 में क्या करते हैं? 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है तो संसद ऐसा कर सकती है। तो पहला, यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, गलत। यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, सही। यदि राज्य के राज्यपाल इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करता है, गलत। राज्यपाल का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। यदि न्यायपालिका संसद को ऐसा करने के लिए कहती है, बिल्कुल गलत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विषयों का विभाजन किया गया है। अवशिष्ट विषय केंद्र को हस्तांतरित किए गए हैं, किंतु राष्ट्रहित में जुड़े अन्य विषय जो राज्य सूची में नहीं हैं, यदि उन पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को हस्तांतरित हो जाती है। किसमें? आर्टिकल 249 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। और यही शक्ति किसको मिलती है? 161 में मिलती है। किसको मिलती है? राज्यपाल को मिलती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, परिहार करने, लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति है, और इससे ज्यादा हमें जानना नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा को पाए हुए व्यक्ति को क्षमा फांसी स्थगन कर सकते हैं? तो आर्टिकल 72 है, ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है? तो बच्चों ये जो विषय है वन सूची है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि कोई राज्य किसी जगह को पहले संरक्षित राज्य घोषित करते हैं और फिर बाद में केंद्र उसको अप्रूवल देती है। तो भारतीय संविधान में कार्य व दायित्व के निर्वहन के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो ये एक चीज ये भी दिखाती है कि यहां पर केंद्र का
एक सशक्त केंद्र का आधिपत्य राज्यों के ऊपर है, क्योंकि भारत है एक अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। और बच्चों आपके बार बार सवाल भी आ रहे हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो बच्चों यूपीएससी की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक क्लास भी बनाई हुई है। कल या परसों में, एक दो दिन पहले आपको ये मिल चुकी है। कल या परसों कह रहा हूं, जो बीते हुए जो कल है उसमें आपको ये मिल गई है बुक लिस्ट। बुक लिस्ट आप देख सकते हैं। और बार बार एक ही किताब को पढ़ने से हमें जो स्थायित्व प्रदान होता है, प्राप्त होता है, उसकी मतलब उसका कोई कंपटीशन नहीं है बच्चों। और अभी मैंने एक बच्चे का जवाब आया था, उस पर एक हमने शॉर्ट भी बनाया। हमने बताया कि पहले अगर आपको कोई भी किताब पढ़नी है तो आप क्या करिए, उसको कहानी की तरह पढ़िए। मुरारी बापू की जैसी कथा होती है ना, वैसे आप पढ़ते रहिए उसको कुछ याद करने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि जब भी आप अगर पहले इंस्टेंस में आपको बहुत सारी चीजें याद होने लग जाएं तो बच्चों ये एक अभिशाप हो जाएगा। आपने कुछ भी देखा आपको याद हो गया, आपका जो दिमाग है ना बहुत सारे डाटा का ना एक मतलब एक गार्बेज, एक कूड़ेदान बन के रह जाएगा। तो उसको पहले इंस्टेंस में आपको कुछ याद नहीं होगा। ये प्रकृति के द्वारा दी गई हमें एक शक्ति है। तो इसलिए पहले इंस्टेंस में उसको एक कहानी की तरह पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कहाँ कौन सा चैप्टर है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, पता लग जाएगा। सेकंड टाइम में आप हाइलाइटर लेकर बैठिए, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कीजिए। तीसरी बार में क्या है, तीसरी बार में जब आप इसको सही से पढ़ लें, हाईलाइट कर लें, तीसरी बार में आप उसको जो भी आपको अभी तक याद हुआ, ठीक है, एक तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी और दूसरा आप अपने आप को चेक कर पाएंगे। जो भी आपको अभी तक याद हुआ, एक खाली पेज ले लीजिए, एक किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उस पर आप लिखने लगिए जितना आपको याद है। और बाद में क्या हुआ कि जितना आपने लिखा है, जो आपका मिस हुआ वो आपको किताब में से देखकर उसको आपको रेखांकित करना है कि क्या हम मिस कर गए। तो इससे क्या रहेगा कि दिमाग में ना एक पिक्टोरियल व्यू बन जाएगा आपके कि कहां पर क्या है, क्या हमने भूला, क्या हमने याद किया और क्या हमने संशोधित करके दोबारा रेखांकित किया। और ये याद करने की बहुत अच्छी विधि है। तो बच्चों इसी तरह से आपको याद करना है। इसके लिए सबसे अच्छी किताब मैंने आपको बताई है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत सही किताब है। इसको एक ही किताब को आप पढ़िए, इसी तरह से पढ़िए। पहले आप पढ़िए स्टोरी की तरह, दूसरी बार आप हाईलाइट कीजिए, तीसरी बार आप लिखिए जो आपको याद हुआ, चौथी बार आप गलतियों को एक बार समायोजित कीजिए, रेखांकित कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो 21 क्या होता है? 21 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी। और अनुच्छेद 21 का कहता है, इसके अनुसार राज्य ने 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी कहां आ गया? आर्टिकल 21 में आ गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे अनुच्छेद 21 का मैंने किसकी अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट, कब का? 2009 का। ये बच्चों एक सन भी याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूछा जाता है भारतीय संविधान में निम्नलिखित से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? शिक्षा का अधिकार आपको आर्टिकल 21 का में या फिर 21 ए में मिल जाएगा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता का प्रदान की गई है? राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, किसमें? आर्टिकल 21 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीवन के अधिकार, ऑप्शन 21, ठीक है। कितने बार ये प्रश्न आएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ से संबंधित किया गया? आर्टिकल 21। तो इतने बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आपातकाल के, वो आर्टिकल कहने की आदत होगी तो आज से आर्टिकल 23 कह रहे थे। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बच्चों देखिए, जब आपातकाल आता है, जब नेशनल इमरजेंसी आती है, तो आर्टिकल 21
एंड 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और आर्टिकल 19 के समय के विषय में भी एक प्रावधान है कि यदि बाह्य आपातकाल है, ठीक है, अगर बाह्य आपातकाल है तो 19 को भी निरस्त किया जा सकता है, और अगर इंटरनल है तो उसको शायद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 90 के लिए अलग से व्यवस्था, 19 के लिए जो कि वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। लेकिन 20 और 21 को तो निश्चित रूप से कोई भी आपातकाल हो इसको निरस्त नहीं किया जा सकता, सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं के लिए विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंध है? तो स्वयं की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 20 के तहत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 आरोपी व्यक्ति नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। आर्टिकल 25 क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? ठीक है बच्चों, इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि डॉक्टर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, लेकिन उन्होंने 370 बनाने से मना कर दिया था। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री को कि 370 एक देश में 2 निशान नहीं हो सकते हैं, और यदि ऐसा है और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं कदापि इसका एक ड्राफ्ट कभी भी तैयार नहीं करूंगा। तो ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? आप सभी जानते हैं कि मेन तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ही थे, लेकिन इस 370 का जो अनुच्छेद का जो ड्राफ्ट तैयार किया वो एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा नेहरू जी ने करवाया था। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार ड्राफ्टर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे, डोगरा राजवंश के, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जलवा इस तरह का होना चाहिए कि कोई व्यक्ति लॉ मिनिस्टर अपने प्रधानमंत्री को मना कर देता कि मतलब इस पर्टिकुलर कानून को मैं नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा जलवा होना चाहिए, इतना अपने आप को हमें कहते हैं ना कि योग्य साबित करना है कि कोई भी हमारे ऊपर एक मतलब अपना सुपर इंपोजिशन ना कर पाए। तो आर्टिकल ये क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी का जहां भी आ जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 43 आ जाएगा। आर्टिकल 43 इज द राइट आंसर। इट इज फ्रॉम द डीपीएसपी प्रिंसिपल। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी पे आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों, फंडामेंटल राइट्स ये क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के लिए हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, फंडामेंटल राइट्स। और जब आप डीपीएसपी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये आपके कौन कौन से हो गए? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। ये जब भी आपसे पूछा जाए तो आर्थिक सामाजिक के लिए आपको डीपीएसपी प्रिंसिपल रखना है और राजनीतिक लोकतंत्र के आपको फंडामेंटल राइट्स रखने हैं, ठीक है। आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य के सभी कर्मगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? ये आर्टिकल 51 हो गया। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। बाकियों में आप सभी को पता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है उसका प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार, जो कि इसको निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों की समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B डैश से संबंधित है। तो बच्चों ये है सहकारी संबंधियों से संबंधित, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? सहकारी समितियां। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों
के संवर्धन से संबंधित है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इट इज फ्रॉम द डीपीएसपी प्रिंसिपल। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो न्यायिक समीक्षा को किसमें किया गया है? आर्टिकल 32 में और 226 में। ठीक है, इसमें कैसे हो गया? आर्टिकल 32 तो आपको बताता ही है, अधिकार परीक्षा हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, ठीक है, और प्रतिषेध हो गया। ये चीजें, ये 5 जो अधिकार हैं रिट हैं उसके अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को भी यही अधिकार दिया है कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्टली वो कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये कहता है किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? उच्च न्यायालय की बात की है बच्चों तो आर्टिकल 226। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जिस पर हमने जो हमने अभी तक पढ़ा पिछले 3-4 दिनों में, उस पर हमने 30 क्वेश्चन किए। आगे जो टोटल 90 क्वेश्चन है ये हम अगली कक्षा में भी 30 क्वेश्चन करेंगे और फिर लास्ट क्लास में हम 30 क्वेश्चन करके इन पूरे 90 क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। कहीं भी बच्चों अगर आपको कोई त्रुटि मिलती है तो उससे जरूर हमें बात बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार एडिटिंग में भी कुछ गलती हो जाती है और एक शिक्षक जो होता है उसे भी रोज पढ़ना पड़ता है ताकि वो कोई ऐसी गलत चीज डिलीवर ना कर दे जिससे जो उसके पढ़ने जिन्हें वो पढ़ाते हैं या जिनका वो मार्गदर्शन करते हैं उनके साथ भी मतलब कोई उनकी त्रुटि ना हो। तो इसलिए आप सभी हमारे साथ प्रयास कीजिए और जल्दी से जल्दी एक सिलेक्शन लेना है बच्चों, क्योंकि हम आपको जो भी पढ़ाते हैं हम क्या एक शेड्यूल बनाने का प्रयास करते हैं। आपको नोट टेकिंग से बचना है और करना क्या है, नोट मेकिंग करना है। हम आपको कुछ बता रहे हैं तो उसमें आपको संशोधित करके कुछ जानकारी आत्मसात करनी है। जरूरी नहीं है कि एक जो शिक्षक है हमेशा जो उसने बताया वो 99% ही सही होता है, जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो। तो इसलिए आपको जो भी आप आत्मसात कर रहे हैं उसका एक चेक जरूर बनाएं, उस पर एक चेक पॉइंट जरूर बनाएं, उसको सही और गलत का फैसला करके ही उसको आत्मसात करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ बच्चों मैं आप सभी से आज के लिए इजाजत लेता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।